डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, जो मनोविज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्नों का कलेक्शन आपको दिया गया था उसका पार्ट 1 मैं यहाँ लेकर आया हुआ हूँ और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं उन प्रश्नों को। पहला प्रश्न सभी लोग का है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अवयव हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु। तो मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु जो होता है उसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अवयव के रूप में हम लोग शामिल करते हैं। सेकंड प्रश्न है, मस्तिष्क का भाग है। तो सेतु जो है, सेतु भी क्या है, मस्तिष्क का ही एक भाग है। थर्ड जो प्रश्न आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में शामिल है, प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत को किसने दिया था? थार्नडाइक जी ने दिया था। चौथा प्रश्न है, कोहलर के अनुसार किसी समस्या का समाधान अचानक या एकाएक स्पष्ट हो जाता है क्योंकि इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है। डियर स्टूडेंट्स, मनोविज्ञान के यदि आपने सेकंड पार्ट को नहीं देखा हुआ है तो उस आप देख लीजिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है मैंने। तो अगले प्रश्नों को देख लीजिएगा आप वहाँ से। पांचवा प्रश्न हम सभी लोग का है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो जो इस सिद्धांत के प्रतिपादक है कोहलर जी को हम लोग इसमें याद करते हैं। तो ये जो है कोहलर जी सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक हो जाएंगे। छठवां प्रश्न हम लोग का है, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसे देने का सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो पावलोव जी को जाता है। सातवां प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारक हैं। तो अधिगम को सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है कारक वो कौन है? परिवेश तथा सीखने की तत्परता। तो परिवेश, आपका इन्वायरमेंट कैसा है और जहाँ आप सीख रहे हैं, सीखने के प्रति जो लड़का है वो कितना ज़्यादा अपनी तत्परता दिखा रहा है, यह भी उस बात पर डिपेंड करता है। आठवां प्रश्न है, स्मृति की प्रक्रिया में मुख्यतः द्वितीय चरण है। तो स्मृति की प्रक्रिया में मुख्यतः द्वितीय जो चरण हो जाएगा वो धारण करना, मतलब किसी भी चीज़ को आत्मसात कर लेना, उसे हम लोग स्मृति की प्रक्रिया में शामिल करते हैं। जो सेकेंड स्टेज होता है, किसी भी चीज़ को याद कर लेना, रट लेना, धारण कर लेना। नवा प्रश्न हम लोग का है, स्मृति प्रक्रिया का सही क्रम है। तो स्मृति जो हमारा मेमोरी होती है वो किस प्रकार से वर्क करती है? तो अधिगम करते हैं पहले हम लोग, फिर धारण करते हैं किसी चीज़ को, फिर पुनः स्मरण करते हैं और तब जाकर उसे क्या मिलती है? पहचान मिलती। तो ये एक आपका इसमें सिस्टमेटिक एक क्रम हो जाएगा। अधिगम, फिर उसके बाद धारण करना, फिर उसके बाद पुनः, अगर भूलने पर पुनः स्मरण करना, और साथ ही साथ जब हम लोग इतना कर लेते हैं तो उसकी एक पहचान बन जाती है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने इतिहास और नागरिक शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन नहीं देखा है तो आप उनका देख लीजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे रखा है, और साथ ही साथ उनके इंपॉर्टेंट आंसर भी। तो मैंने आंसर के साथ वीडियो बनाया हुआ है, किसका? इतिहास और नागरिक शास्त्र का। और भी विषयों का आपको मिल जाएंगे, लेकिन इतिहास और नागरिक शास्त्र के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वो वीडियो है, आप ज़रूर देखिए उनको। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, विस्मरण कहते हैं। तो विस्मरण जो कहते हैं हम लोग, धारण की असफलता है। किसी चीज़ को जो लर्निंग की असफलता होती है, हम किसी चीज़ को याद नहीं कर पाते तो उसे भूल जाना, यानी किसी चीज़ को याद न करें, भूल जाना, तो उसे ही हम लोग कहते हैं विस्मृत हो जाना। तो धारण करने में हमको क्या होती है? हमारी असफलता होती है, तो इसे हम लोग कहते हैं विस्मरण। 11वां प्रश्न है, फ्राइड के अनुसार विस्मरण है, इनमें हम अपने दुख देने वाले अनुभवों को स्मृति से निकाल लेते हैं। तो ये फ्राइड जी ने अपने तरीके से विस्मरण के बारे में पहचान दी थी। 12वां प्रश्न है, गणित में प्रयुक्त प्लस अथवा इंटू जो गुणा का चिन्ह होता है चिंतन के संदर्भ में कहते हैं। तो जो प्लस का चिन्ह होता है और जो गुणा का चिन्ह होता है वो चिंतन के संदर्भ में क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग समप्रत्यय कहते हैं। तो ये जो होता है आपका, ये समप्रत्यय के रूप में इसे हम लोग देखते हैं। 13वां प्रश्न हम लोग का है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। तो ये जो है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी प्रकार के, तो ये युंग जी हैं। तो यहाँ पर कहा जाता है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, तो ये हो जाएंगे आपके युंग। तो ये मनोवैज्ञानिक है युंग जी, जिन्होंने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी प्रकार के व्यक्तित्व के बारे में व्याख्या की है। डियर स्टूडेंट्स, मनोविज्ञान के यदि आपने लघु उत्तरी प्रश्नों को नहीं देखा है तो आप उन्हें देख लीजिए, क्योंकि वो जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लघु उत्तरी प्रश्नों का जो कलेक्शन है, मैंने उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ जाकर इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह देख सकते हैं। 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सामाजिक नैतिकता से संचालित होता है। तो सामाजिक नैतिकता से जो संचालित होता है वो पारा अहम होता है। 15वां प्रश्न है, व्यक्तित्व के सामाजिक कारक हैं। तो व्यक्तित्व के जो सामाजिक कारक के रूप में हम लोग परिवार तथा समाज का प्रभाव, यानी किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर उसके परिवार तथा समाज का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। 16वां प्रश्न है, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है, आईक्यू जिसे हम लोग कहते हैं। तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र जो बनाया गया है, मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु इंटू 100। तो ये होता है आपका किसी का भी बुद्धि लब्धि निकालने का। तो उसकी मानसिक आयु ले लेते हैं पहले हम लोग, तो उसकी वास्तविक आयु में क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करके उसमें 100 का जब हम लोग इंटू कर लेते हैं तो ये हम लोग को उनकी पूरी बुद्धि लब्धि पता चल जाती है। तो इसमें एक चार्ट भी बनाया गया था, इन्हें बीने साइमन के रूप में याद किया था, कि बीने साइमन ने इसे देने का सबसे मुख्य रूप से काम किया हुआ था। 17वां प्रश्न है, किसका मापन प्रक्षेपण विधियों द्वारा होता है? तो प्रक्षेपण विधियों द्वारा जो होता है व्यक्तित्व का मापन होता है। तो व्यक्तित्व के द्वारा हम लोग, प्रक्षेपण विधियों द्वारा हम लोग व्यक्तित्व का मापन करते हैं। 10वां प्रश्न है,
इंपॉर्टेंट प्रश्न में हो जाएगा आपका, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण के कार्डों की संख्या कितनी होती है। कार्डों की संख्या, जितने भी मापन है आपके उसमें कार्डों की संख्या बहुत तेज पूछता है। तो यहाँ पर रोरसा स्याही धब्बा में जो परीक्षण हुआ था उसमें कार्डों की संख्या कितनी थी, तो 10 थे। उसमें कितने कार्ड यूज किए गए थे, 10। डियर स्टूडेंट, बढ़ते हैं 19 प्रश्न की ओर। प्रासंगिक चित्र कथानक परीक्षण व्यक्तित्व मापन की कैसी विधि है, तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रक्षेपण विधि। 20वां प्रश्न हम लोग का हो जाएगा, किसी परिस्थिति में पक्षपातपूर्ण एवं अपरिपक्व मत कहलाते हैं। तो ये जो मत कहलाते हैं उनको पूर्वाग्रह कहते हैं हम लोग। तो ये एक तरीके से पूर्वाग्रह का डिफिनेशन भी आपको अति लघु में पूछ सकता है, तो आप वहाँ से इन प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के कलेक्शन। अगर यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।